हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्या ब्लॉक केमिस्ट्री आपको परेशान कर रही है? क्या आपके प्रिपरेशन में आप ऑर्गेनिक में बहुत धुआंधार हैं, फिजिकल में भी बहुत बढ़िया हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्लॉक केमिस्ट्री पार्ट है वो आपको कहीं ना कहीं टेंशन में डाल रहा है? क्या ये चीज आपके साथ हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, मेरा नाम है ज्योतिर्मय मित्रा और हम लोग यहाँ पे जो मेरे चैनल है ओनली विनर्स, वो आपके लिए ही किया है हमने, जहाँ पे हम बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं, एडवांस लेवल के कोर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं एंड इट्स टोटली फ्री। ओके, तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में। अब अगर कोई सोच रहा है कि ये ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर क्लास ले लूंगा मैं, तो एब्सोल्युटली नॉट। मैं बताने वाला हूँ कि ब्लॉक केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक ओवर इट। ओके, सो ब्लॉक केमिस्ट्री एक 95 टू 96% बच्चों, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को ब्लॉक केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं से आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझते हो, वहां पे समझने का जगह होता है, बट यहाँ पे समझने की जगह ही नहीं है। ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर कोई एक्सेप्शंस है तो वो एक्सेप्शंस को मानना पड़ता है कि होता है ऐसा। अगर कोई रिएक्शन है तो फिर वहां पे आपको मानना पड़ता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का एक सिंबल बताता हूँ आपको, ठीक है, एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का एक फॉर्मूला बता दूं जो कि है यहाँ पे NaNH4 NaNH4 HPO4, ये है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो आपको बता दिया मैंने कि इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये कैसे बना, क्यों बना, इसका कोई कंसेप्ट मैंने आपको नहीं दिया। मैंने बस कहा कि इसको कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, जो कि आपको याद में रखना है। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, यानी आप क्या समझे, कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का अलग अलग डिमांड रहता है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका डिमांड क्या रहता है कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेशंस कहां पे लगाओगे, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वो चीज जो ध्यान में रखता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से आउटकम दिखा पाता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टोटल पैकेज है, जहां पे आपको बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ती है, मैकेनिज्म समझने पड़ते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगले स्टेप में क्या होगा, पिछले स्टेप में क्या हुआ, आइसोमरिज्म हुआ तो क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। और स्किल्स मैटर करते हैं। और वहीं पे ही ब्लॉक केमिस्ट्री डिमांड करती है मेमोराइजिंग पावर। इसका मतलब क्या, रट्टा मारना? एब्सोल्युटली नॉट। बट ये पार्शियली ट्रू भी है कि कुछ कुछ चीजें आपको रट्टा ही मारनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें, ठीक है, लाइक कुछ कुछ जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे कहा आपको कि इसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहते हैं। अब इसका ओरिजिन तो आपको पता नहीं है कि कहां से आया और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका मैकेनिज्म तो नहीं है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने करोड़ों मैकेनिज्म्स हैं, आप समझने जाओगे तो आप बूढ़े बन जाओगे, आप बुढ़े हो जाओगे, आपको जन्म जन्म पार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हर एक का मैकेनिज्म आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट वो ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी आप लोग वेरियस बुक से मत पढ़ो। ठीक है, डोंट यूज मल्टीपल बुक्स। आपको मल्टीपल बुक्स यूज नहीं करनी है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि डोंट यूज मल्टीपल बुक्स? क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए तो हम बहुत बुक्स यूज करते हैं, फिजिकल के लिए भी हमने मतलब फिजिकल के लिए भी हमने एन ऑर्डर कर रखी है, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान की बुक है, हम लोग क्लेडन पढ़ते हैं, कोई कोई पीटर स्काइस पढ़ता है, कोई कोई और भी जो बुक्स आते हैं, कोई फिजिकल के लिए JDD पढ़ता है, और इनऑर्गेनिक के लिए कोई क्यों नहीं पढ़ता कुछ? आंसर इज इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जो जो आपको दिया गया या फिर आपके बोर्ड्स के बुक में जितना भी दिया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक में इतना भी डेप्थ में आप कितना डेप्थ में जाओगे? आप बेसिकली कितना डेप्थ में जाओगे? आपको एक ट्रेंड दे दिया गया है। ठीक है, आपको सपोज एक ट्रेंड दे दिया गया है जहां पे आपको एसिडिटी का ट्रेंड दिया है। ठीक है, एसिडिटी का आपको ट्रेंड दिया गया है। अब एसिडिटी के ट्रेंड में आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान रखना है, साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। तो फिर ये ध्यान रखने वाली चीजें है ना, यहाँ पे आपके मेमोरी पावर याद मतलब ज्यादा काम करती है। ठीक है, आपकी मेमोरी पावर ज्यादा काम करती है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आप लोग कौन कौन से जगह पे फोकस करेंगे? आप लोगों की करोड़ों यहाँ पे रिएक्शंस दिए जाते हैं, इसके साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, उसके साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, मैं बताता हूँ तुमको अच्छी तरीके से, इसका ट्रिक बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बोर्ड्स के बुक्स को और एनसीईआरटी के बुक्स को दोनों को साइड बाय साइड रखिए, एक पेन और कॉपी जरूर उसे उठाइए और खुद से शॉर्ट नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कैसे करेंगे ये? एनसीईआरटी में सपोज यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए गए हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, सपोज पी ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी में कुछ आपको रिएक्शंस दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक एक ग्रुप में आपको कितने मिलेंगे? 10-12 रिएक्शंस मिलेंगे। वहीं पे आपके बोर्ड्स के बुक में एक एक ग्रुप में ही 100-150 रिएक्शंस दिए हैं, तो वहां पे रिएक्शन शॉर्टलिस्ट हो गए। आपको उन रिएक्शंस में कैसे, उन रिएक्शंस में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रहे हैं, अगर क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज वो ये है कि हमेशा ही ऑक्सो एसिड्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑक्सो एसिड में क्या वो हाइपो है या वो पायरो है या फिर वो मेटा है, ये बहुत ज्यादा ही ध्यान में रखनी है। अगर पायरो हुआ तो दो एसिड से एक H2O निकल जाएगा, एक माइनस H2O होगा। अगर हाइपो है तो दो OH माइनस निकल जाएंगे।
ठीक है, ये समझना है आपको। और अगर मेटा है तब भी यहां से आपको पानी ही निकालना है। मैं आपको एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि ये है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का आप मुझे स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, ऐसा होता है। P यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH आया, एक OH आया, एक OH आया, तो ये है फॉस्फोरिक एसिड। अब जब मैं पायरोफॉस्फोरिक लूंगा तब यहां पे आपको दो फॉस्फोरिक एसिड लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब दो फॉस्फोरिक एसिड हम ले लिए, ठीक है, दो फॉस्फोरिक एसिड लिए। अब यहां से आपको एक इक्विवेलेंट वाटर निकालना है, तो एक इक्विवेलेंट वाटर निकाल लो कहीं से भी, एंड यू आर डन। यहां से आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मिल गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मिल गया। और यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर पीओपी बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, पीओपी बॉन्ड यहां पे देखने को मिलता है। समझ में आया आपको, ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया, यहां से ही आप यहां का ऑक्सीडेशन, पी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी हुई है तो, ठीक है। समझ में आया आप सबको। तो फिर ऐसे आपको ऑक्सीडाइसिस पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग रट्टा मार रहे हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। फिर आपको क्या बताया, जो HF है, ठीक है, HF है, ये HF जो कंपाउंड है, ये ऐसे फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा ही डाइमराइज्ड फॉर्म में रहता है। आपको पता ही होगा H2F2 बन के रहता है। तो ये क्यों होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हम इसको ग्लास बॉटल में प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ग्लास के साथ, ग्लास में आप रखोगे तो फिर सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके एक सिलिकेट कंपाउंड बना देता है जो कि H2SiF6 बना देता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे H2SiF6 बना देता है, तो फिर यही चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया सबको, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अभी आपको क्या पढ़ना है, मैंने ऑक्साइसिस के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। दूसरी बात है ट्रेंड एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। अभी ट्रेंड एनालिसिस क्या है भाई, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आयोनिक रेडियस हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या फिर वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि ये ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस। आपको ये जो ट्रेंड है ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है। आपको, आप बोर्ड्स के बुक देख लो या फिर एनसीईआरटी, हर एक का रीजन वहां पे दिया गया है कि हो सकता है इट मे बी बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, it may be because of the electronegativity, it may be because of the van der Waals attraction force। तो फिर वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। इट मे बी ऑफ हाफ बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हो सकता है ये हाफ फिल्ड है। अब यहां से जब आप सेकेंड टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी यानी IE2 जो होगा, वो IE2 ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा IE2, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेट तो ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहां से जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स ही बहुत ज्यादा ही आपको एनर्जी लगेगी, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। समझ में आया आप सबको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया आपको। तो यहाँ पे देखना है मैंने क्या क्या कहा, आपको क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल लीजिए कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ब्लॉक केमिस्ट्री जो आपको देखने को मिल रही वाली है, वो हमेशा से ही आपको रट्टा मारना है, ये चीज दिमाग से हटा दीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये चीज दिमाग में मत रखिए कि एक बार ही पढ़ लूंगा तो फिर पूरा विश्व जय जय कर लूंगा, ठीक है, एक बार ही पढ़ लूंगा तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, रियलिटी पे वापस आइए। अब यहाँ पे आओ, सेकंड पॉइंट जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया, वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो बोर्ड्स के बुक्स हैं वहां पे एक एक ग्रुप खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस कड़े हुए रहते हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस है वो डन रहते हैं, साथ ही साथ कुछ हॉट क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी विद सोल्यूशन विद आंसर्स दिए रहते हैं, आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो पढ़ोगे तो फिर बहुत ज्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, क्वेश्चन के रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है। समझ में आया आप सबको। आपको ज्यादा रिएक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना पढ़ना है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है, कैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है और कैसे उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हैं, और कुछ भी नहीं आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, साथ ही साथ आपको ऑक्सो एसिड्स देखने हैं और हाइड्राइड्स देखने हैं, एंड साथ ही साथ आपको ऑक्साइड्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि P2 P4O6, ठीक है, P4O6 और P4O10 में क्या क्या डिफरेंस है,
ठीक है। P4O6 और P4O10 में क्या डिफरेंस है आपको पता है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि P4O6 का हर एक जो PO बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है, बट P4O10 का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, P4O10 में जो 4 एक्स्ट्रा O आ रहे हैं, जो 4 एक्स्ट्रा O आ रहे हैं वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ रहे हैं, है ना। जो 4 एक्स्ट्रा O आ रहे हैं वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और कंसेप्ट नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैसे होगा? सारे के सारे बॉन्ड्स अगर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तभी तो इक्विवेलेंसी आएगी ना, है ना। तो यहाँ पे P4O6 में जहाँ पे सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट हैं तो सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट तो होंगे ही, बट यहाँ पे वो आपको देने को नहीं मिलने वाली है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि PCl5 का एक्सिस्टेंस है बट NCl5 का नहीं है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बट ज़्यादा आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रट्टा मारना आपको एक टेम्पररी मेमोरी देता है जहाँ पे आपके टेम्पोररी कॉर्टेक्स में ये आपके बात जाती है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि रात में सोने जाने से पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, जिससे कि आपके जो आपका जो यहाँ पे आपके जो ब्रेन है ना, आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन के जो सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, हिपोकैम्पस होता है, उस हिपोकैम्पस में आपका डेटा स्टोर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि रात में सोने जाने से पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कोई भी आपका रीडिंग सेशन हो वो आप कर लीजिए, या फिर सुबह उठने के बाद आप फिर से उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बार बार आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आई होप ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है टैक्टफुली। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट नोट इज अ मस्ट। शॉर्ट नोट जब आप करेंगे तब आपके आईज और आपके हैंड दोनों ही सेट हुए रहते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर नहीं लगेगा आपको सब कुछ। ठीक है, समझ में आया आप सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प कर रही है आपके आने वाले जो जर्नी है, आपका जो आने वाला जर्नी है जहाँ पे आपको ये ब्लॉक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक रोड़ा बन के आ जा सकता है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फिर आई होप ये वीडियो के बाद आप लोग ब्लॉक केमिस्ट्री को लेके और टेंस नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने बता ही दिया है कि कैसे आप ब्लॉक केमिस्ट्री को भी अपने मुट्ठियों में लेके आ सकते हैं। समझ में आया आप सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस हम लोग आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।